हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें जी, आज हम लोग बात करेंगे नो मर्सी डे 18th के जो क्वेश्चंस थे आपके। तो मेरे हिसाब से जो डे 18th है ये आपका लास्ट दिन है डायमेंशन एंड बेसिस का। फिर डे 19th से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ठीक है, इसमें आपकी दो थियरम्स भी हैं। देखेंगे तो जो डे 18th है उसके सेट में दोनों ही थियरम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक ही है, इनको डिस्कस करेंगे। पूरा प्रूफ लिखना बोर्ड पे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो ऑलरेडी जो इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन हैं उसमें लिखा ही हुआ है। बाकी बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हम लोग जो है इन थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं, ये किस तरीके से किया गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछा है हमसे। W1 जो है वो कुछ इस तरीके का गिवन है, अगर आप देखेंगे तो 0, x2, x3, x4, x5। जहाँ पर ये बोला गया है कि ये सारे जो xi हैं ये बिलोंग करते हैं सर किससे, रियल नंबर से, ऐसा ही है। और जो W2 है इसकी तारीफ यदि मैं आपसे पूछूं तो ये गिवन है अपने को x1, 0, x3, x4, x5। और यहाँ पर भी जो सारे xi हैं वो आपके बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपसे ये बोला गया है कि महोदय आप डायमेंशन निकालें किसका, W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। तो आप ये देखें, इस तरह का जो सवाल आपको मिलेगा, हालांकि यूपीएससी में इतना आसान तो नहीं आएगा फॉर श्योर, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम लोग क्या W1 के बेसिस लिख सकते हैं। सो बेसिस ऑफ W1, बोलिए प्रभु जी मेरे साथ, क्या क्या आएंगे इसके बेसिस में, 0, फिर पहले इसको 1 कर दें और ये 3 महाराज क्या हो जाएंगे 0। फिर हम लोग जो तीसरे मेंबर हैं इसको 1 कर दें और फिर ये 0। फिर जो चौथा है उसको हम लोग 1 कर दें, बाकी सब 0। एंड देन जो पांचवा है उसको 1 कर दें, बाकी सब 0, ऐसा ही तो है। अब आपका जो W2 है इसके बेसिस क्या आएंगे, बोलो ना, बेसिस ऑफ W2। तो पहले को 1 कर दें, फिर ये 0 है ना, फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। देखिए यहाँ पर सेकंड मेंबर क्या कहता है, आपको हमेशा 0 मिलेगा, तो उसके लिए हमें अलग से टपल लेने की ज़रूरत, कह दो ना, नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 0 0, फिर ये 1 0 0, फिर ये क्या हो जाएगा, देखो 0 0 0 1 0, वेरी गुड। और फिफ्थ क्या हो जाएगा प्रभु जी, 0 0 0 0 1, ऐसा तो हो ही जाएगा। अब हमें किसका डायमेंशन पूछा है, इंटरसेक्शन का। आप केवल ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितने जो बेसिस के मेंबर हैं वो कॉमन आ रहे हैं, खेल केवल इतना ही है। तो क्या ये कॉमन है, क्या नहीं। देखिए आप कहेंगे प्रभु जी ये कॉमन है, वेरी गुड, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो अगर कोई डेढ़ शाणा मेरे से ये पूछे बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो क्या बताएंगे आप बताएंगे 0 0 1 0 0, वेरी गुड। फिर क्या बताएंगे प्रभु जी, 0 0 0 1 0, और फिर बताएंगे आप 0 0 0 0 1। तो आप देखेंगे जो इसके बेसिस हैं उसमें कितने सदस्य हमें देखने को मिलते हैं, तो आप कहेंगे जी 3 सदस्य देखने को मिलते हैं। तो यानी जो मेरा डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का वो कितना आएगा प्रभु जी, 3 आएगा क्या, वेरी गुड। सेकंड जो क्वेश्चन है
अगेन वो इंटरसेक्शन पे ही है और उसमें जो है मैट्रिक्स की कुछ शक्ल गिवन है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमें W1 कैसा गिवन है आप देखेंगे तो ये गिवन है आपका x y 0x और जहाँ पर x, y आपके बिलोंग करते हैं कहाँ से, R से। W2 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ देखेंगे तो x y और z और ये 0, यहाँ पर आप कहेंगे x y z तीनों बिलोंग करते हैं अपने R से। सवाल वही है कि आप डायमेंशन बताइए किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिस लिखेंगे किसके, W1 के। तो बेसिस ऑफ W1 आप बताइएगा, मैं लिखता चलूँगा। पहले इसको 1 असाइन कर दें क्या, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और क्या मेंबर बनेगा दूसरा बेसिस में, फिर इसको 1 असाइन कर दें, बस इससे अपना काम क्या कह रहे हो जी, चल जाएगा। और देखें चलना भी चाहिए। फिर हम लोग बेसिस लिखें किसके, W2 के, बेसिस ऑफ W2। तो W2 में देखो ये पहले इसको 1 असाइन करें, है ना। फिर इसके जो पड़ोसी हैं Y इसको 1 असाइन करें। फिर जो इनके पड़ोसी हैं यानी कि Z उसको 1 असाइन करें। तो ये इसके बेसिस आ ही गए हैं। आप प्रभु जी ये देखिएगा इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे जी इस बारी तो केवल एक यही कॉमन हमें नज़र आ रहा है। तो क्योंकि केवल यही कॉमन है तो मैं आपसे ये पूछ लूँ इंटरसेक्शन का डायमेंशन फिर कितना होना चाहिए, क्या कह रहे हो जी, 1 होना चाहिए, ऐसा तो है ही ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इंटरसेक्शन पे ही है और उसमें आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है। तो उसका तरीका जो है लास्ट क्लास में, मतलब जो लास्ट डे था अपना, दैट इज़ 17th डे, उसके जब हमने सॉल्यूशन किए थे तो हमने सेम क्वेश्चन को, होमोजीनियस इक्वेशन का था, उसको 2 तरीके से किया था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है प्रभु जी कि आपको एक U गिवन है जिसके अंदर A, B, C और D, और कहता है जिसमें केवल एक कंडीशन होल्ड होती है, B + C + D इज इक्वल्स टू 0। फिर एक आपको कहता है W है, इसमें भी 4 मेंबर मिलेंगे टपल में, A B C D, और यहाँ पर 2 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो A + B इज इक्वल्स टू 0 और C - 2D इज इक्वल्स टू 0। वो आप देखें इसमें C इज इक्वल्स टू 2D गिवन है, तो उसको मैंने इस शक्ल में लिख लिया है। फिर आपसे सवाल कहता है कि आप डायमेंशन बताइए U का, W का और दोनों के इंटरसेक्शन का। तो आइए सबसे पहले U के लिए हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ U। आप ये देखिए इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो A तो 0 है, B 1 है, C 1 है, D 1 है, ऐसा ही है। आप कहेंगे प्रभु जी इसका रैंक कितना आएगा, इसका रैंक आ जाएगा कितना, 1। लेकिन नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन है आपके पास 4। तो इसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने आएंगे, 3। तो 3 आएंगे। तो जो डायमेंशन है A का, A कह रहा हूँ मैं, डायमेंशन ऑफ U कितना आएगा प्रभु जी, 3 आएगा ना। फिर हम लोग देखें किसके, डायमेंशन ऑफ W। तो यहाँ पर एक B मैट्रिक्स बना लें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो A B C D, A B C D। आप कहेंगे अभी जो रैंक, मतलब मेरा जो मैट्रिक्स B है इसका रैंक कितना आएगा, बोलिए। आप कहेंगे जी इसका रैंक आएगा 2। कितना आएगा प्रभु जी, रैंक 2 आएगा। तो डायमेंशन ऑफ W कितना होगा, 2। क्यों, अननोन कितने,
4, रैंक कितना 2, तो डायमेंशन आ गया 2। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेते हैं C। इंटरसेक्शन में मैंने समझाया था आपको पिछली कक्षा में कि आप इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 B C D राइट, ये हो जाएगा A B 0 0 वेरी गुड, ये हो जाएगा 0 0 1 -2। तो आप देखें ये पहले से ही इक्विवेलेंट फॉर्म में है। कैसे? अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं तो हमें जो मैट्रिक्स दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा 1 1 0 0 है ना, 0 1 1 1 वेरी गुड, 0 0। अब आपको देखो दिख गया होगा प्रॉपर फॉर्म। तो क्योंकि ये पहले से ही इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो इसका रैंक कितना नज़र आता है प्रभु जी अपने को? आप कहेंगे जिसका रैंक नज़र आता है 3, नंबर ऑफ अननोन अगेन 4 थे, तो जो डायमेंशन है इंटरसेक्शन का वो क्या आना चाहिए? 1। बोलो, बात समझ में आई क्या? आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन तो क्या ही है, वो थ्योरम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इवन आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम में आई भी हुई है ये थ्योरम। तो कहता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और फाइनाइट है वो, तो उसके लिए आपका बेसिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब इसकी पूरी फिलॉसफी क्या है समझिए 2 लाइन में, क्वेश्चन नंबर 4 की। बस उसी फिलॉसफी को आपने केवल अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए व्यक्त करना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, राइट। हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए एक वेक्टर स्पेस है V है प्रभु जी आपका फाइनाइट डायमेंशनल। कैसा है प्रभु जी V आपका? फाइनाइट, बोलो मेरे साथ, डायमेंशनल। ठीक, अब आप ये देखें, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये यदि फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसी का एक सबसेट है S, और वो S प्रभु जी ऐसा है कि अगर मैं लीनियर स्पैन निकालूँ S का तो V आता है। बेसिस होने के लिए 2 कंडीशंस का होना ज़रूरी है, एक तो ये स्पैनिंग प्रॉपर्टी और दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट होना, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि मामला लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप देखें S जो है वो स्पैन करता है किसको? V को। मान लीजिए S के जो सदस्य हैं वो कुछ ऐसे हैं, ज़्यादा ही कैजुअल बन गया ये, कुछ ऐसे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा m, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक केस तो ये बनता है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S अपना बेसिस डिक्लेयर हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तब क्या होगा? तब इसी में से कोई एक वेक्टर होगा अल्फ़ा i जो डिपेंडेंट होगा, मतलब जिसको मैं अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा i - 1 की कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिख सकता हूँ, वही a1 a2 और a ऑफ i - 1। ये डिपेंडेंट वेक्टर था, इसको हम इस सेट में से उड़ा देंगे। अब जो वेक्टर बचे, देखो प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि अगर आप डिपेंडेंट वेक्टर को उड़ा भी देते हैं तो जो बचा हुआ सेट है वो भी आपका V को क्या कर लेगा? स्पैन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जो बचा हुआ सेट है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस डिक्लेयर हो गया। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि प्रभु जी अगर वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो महाराज उसमें भी कोई एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको हम उससे पहले वाले वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में एक्सप्रेस कर पाएंगे, हम उसको उड़ा देंगे। तो आप कहेंगे जी ऐसे कब तक ये उड़ाने वाला जो कार्यक्रम है ये चलेगा, ये कितना वाजिब है? तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर आप लीनियरली डिपेंडेंट जो वेक्टर्स हैं उनको उड़ा रहे हैं, ख़राब से ख़राब स्थिति में क्या हो सकता है कि जो हमारा S है उसमें केवल एक सदस्य बच जाए, लेट से अल्फ़ा 1। ठीक, तो महाराज अब हम लोग ये क्या नहीं जानते कि जिसमें केवल एक मेंबर हो वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और बेसिस तो बन ही गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहता है
कि अगर अल्फ़ा 1 में अगर आप कुछ डिपेंडेंट वेक्टर भी डाल दो तब भी आप v को स्पैन कर लोगे, उनको उड़ा दो तब भी आप v को स्पैन कर लोगे। बात समझ में आई? तो ये सारा इसका फिलॉसफी है थ्योरम नंबर 4 का। आपने केवल इसी रामायण को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना है। पांचवा देखिए सर थ्योरम। पांचवा थ्योरम ऐसा है जिसको अगर आपने छोड़ा गलती से भी तो में भी आपके 15 या 20 नंबर की बलि चढ़ सकती है परीक्षा हॉल में। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को तो बिल्कुल ही मत स्किप कीजिएगा। इसमें कहा गया, ये बेसिकली हम लोग फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं, दैट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज़ नथिंग बट डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। इसका फिलॉसफी समझो प्रभु जी, इसको कैसे प्रूफ किया है, इसको कैसे प्रूफ किया है ये भी समझो ज़रा। थोड़ा सा इसका जो फिलॉसफी है, पूरा प्रूफ तो देखो बोर्ड पे लिखना मेरे लिए संभव भी नहीं है फ़िलहाल, और मैं ऐसा मानूंगा कि पूरा लिखने का कोई औचित्य भी नहीं है, राइट। अभी आप इतने समझदार हो गए हैं, डे 12 से शायद से आप लगा रहे हैं क्वेश्चन बेसिस एंड डायमेंशन पे, और डे 18 पे आप आ गए हैं, और 5 दिन लगातार क्वेश्चन लगाने के बाद भी अगर जो मैंने फ़िलॉसफी बताई आप उसे अंग्रेज़ी भाषा में अपने क्या बोलते हैं उसको पेपर पर नहीं उतार सकते, तो फिर कोई मतलब है क्वेश्चन लगाने का? नहीं है ना। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आपको इसको प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसमें हम मान लेंगे कि जो डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का वो K है, और वो सेट ऐसा है लेट से S जिसमें अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा K मेंबर हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो इंटरसेक्शन है ना प्रभु जी, ये सबसेट है W1 का और ये सबसेट भी है W2 का। तो एक हमने थ्योरम पढ़ा था बचपन में कि मैं इसके बेसिस को एक्सटेंड करूं तो इसके बेसिस आ जाएंगे। तो ऐसा ही किया गया इसमें कि जो W1 है उसके बेसिस को मान लेते हैं S1, और उसमें हमने लेट से कितने मेंबर जोड़ दिए, और लेट से M मेंबर और जोड़ दिए इसमें, तो लेट से गामा 1 से गामा M। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है सेम वही फिलॉसफी, इसमें लेट से T मेंबर जोड़ दिए, तो बीटा 1 से लेकर बीटा T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखें इस जो थ्योरम है इसका जो RHS है उसका आंसर क्या आएगा। डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, K मेंबर अल्फ़ा के थे, M मेंबर और आपने ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका K प्लस M हो जाएगा, प्लस में K मेंबर अल्फ़ा के थे, आपने T मेंबर और ऐड कर दिए, इंटरसेक्शन का डायमेंशन आपने K लेट किया, तो एक K से K कटेगा तो K प्लस M प्लस T ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। जो RHS है ये रामायण, इस यहाँ पर क्या बचेगा, K प्लस M प्लस T। अब चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि आपको इसका डायमेंशन वो प्रूफ करना है, यही तो बात। आप ये देखें जो W1 प्लस W2 है इसके जो बेसिस हैं हम क्लेम करते हैं कि वो ये है, इन दोनों का एडिशन, तो अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा K, गामा 1 से लेके गामा K, बीटा 1 से लेके बीटा T। अब बेसिस हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये है इसका। भाई क्लेम करने से तो मामला नहीं बनता है, अभी हमें शो भी करना पड़ेगा। बेसिस के लिए दो बातें, पहली बात कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरी बात कि आप इसको यूज़ करके ये जो आपका सेट है W1 प्लस W2 इसको आप स्पैन कर पाओ। यही दो शर्तें हैं हमारे सामने। तो लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करेंगे तो A अल्फ़ा 1 ऐसे A1 अल्फ़ा 1 से A के अल्फ़ा के प्लस B1 गामा 1 से लेट से B के ये कितना लिए थे BM, तो BM गामा M है ना। और फिर आप ये देखें बीटा में लेट से
C1 बीटा 1 से लेके CT बीटा T, ये 0। अब आप बताएं, ये जो इतना सा पार्ट है ये मेरा बेसिस है इसका, तो ये सारे कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर पूरे को यदि आप जोड़ लें इसको, मतलब अगर आप एक बारी दोनों साइड ये भी ऐड कर देंगे ना तो भी बहुत ठीक रहेगा। एक बारी क्या, मेरे हिसाब से आप 2 बारी ऐड कर दीजिए, देन यू विल बी गुड टू गो। किस तरीके से, मैं इसको 3 बारी लिख लूँ इधर और 2 बारी उधर लिख लेता हूँ। लेट से मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया ये चीज़। अब देखो आप क्या खेला हुआ है ऐसा करने से। ऐसा करने से क्या होगा, पूरा बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज कर लेंगे कि आपके सारे कोफिशिएंट जो है उनको 0 होना ही पड़ेगा। एक जो है, एक जैसे 3 है ना ये वाले, इनमें से एक जो है वो बेसिस है इसका, है ना बेसिस, तो उसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर एक को आप इसके साथ ऐड करें, इसके साथ ऐड करते ही वो बेसिस बन गया किसका, आप कहेंगे W2 का, तो फिर सारे कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। फिर एक को आप ऐड करें इन बीटा वालों के साथ, फिर ये डायमेंशन मतलब ये S1 का बनेगा, सॉरी W1 का। एक बार ये आप इसके साथ ऐड करेंगे तो इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बेसिस बन जाएगा किसका, W2 का, तो कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। अब आप कहेंगे प्रभु जी इधर तो ठीक है, वो राइट हैंड साइड ऐड किया उसका क्या, तो वो सीधा सीधा बेसिस है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो वहाँ भी उन सबको क्या ही होना पड़ेगा महाराज, 0। तो यहाँ से हमें समझ आता है, क्या समझ आता है, या उसको इधर ले आइए, क्या दिक्कत है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कुल मिला के बात ये है कि इन सारे कोफिशिएंट्स को 0 होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता तो क्या ये सारे कोफिशिएंट 0 आते, आप कहेंगे जी नहीं, 0 नहीं आते। दूसरी बात, क्या आप इस सेट से इसको स्पैन कर पा रहे हैं। आप देखें, सबसे पहले हम इसका मेंबर उठा लें, लेट से अल्फा बिलोंग्स टू दिस, लेट से इसका नाम दे देते हैं एस डैश, ठीक है। आप ये देखें, जो हमारा W1 प्लस W2 है बेसिकली, अगर मैं मेरे को दिखाना क्या है कि इसका अगर मैं लीनियर स्पैन करूं तो वो मेरे को W1 प्लस W2 मिलेगा। तो एक मेंबर जो है हम लोग उठाते हैं इसके लीनियर स्पैन से, अल्फा लेट से बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ S डैश, ठीक है जी। आप देखें सर, S डैश में जो मेंबर हैं वो बेसिकली बेसिस हैं किसके, W1 और W2 के। आराम से देखिए ज़रा, S डैश में जो मेंबर हैं वो बेसिस किसके हैं, W1 एंड W2। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा अल्फा है वो बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 से, क्यों, आप खुद सोचिए ना। अगर इसके बेसिस इसमें है तो इससे जनरेट क्या हो सकता है, W1, इधर से क्या हो सकता है, W2 का कोई मेंबर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये जनरेट नहीं होगा क्या। थोड़ा इसको आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें, और इसका रिवर्स दिखाना भी आसान है। अल्फा मान लेते हैं बिलोंग करता है इससे, तो अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में और इसके बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में, बीच में एडिशन, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब वी कैन राइट अल्फा एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, मतलब जो भी बेसिस मेंबर है उनका, एंड जो W2 के बेसिस हैं उसके मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन। और मज़े की बात है, दोनों के ही जो बेसिस हैं वो किस में मौजूद है, S डैश में। और तो मतलब अल्फा जो है वो लीनियर स्पैन ऑफ S डैश से भी बिलोंग करेगा। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा। तो फिर ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, मामला वही सेट है। मैंने पहले देखो क्या कहा, आप इसको थोड़ा लॉजिकली डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मेरा अल्फा जो है इसके लीनियर स्पैन से है, इसके लीनियर स्पैन में देखो मेंबर आएगा कैसा, भाई इसके बेसिस में मेंबर कैसे हैं, इसके बेसिस में मेंबर हैं इन दोनों के बेसिस वाले। तो जो लीनियर स्पैन करेंगे क्या वो W1 प्लस W2 में नहीं होगा, खुद दिमाग लगाओ भाई। W1 प्लस W2 के जो बेसिस हैं वो कैसे दिखाई देंगे, यही सब तो मेंबर होंगे उनके अंदर, हो सकता है इनका एडिशन हो, पर होंगे तो ऐसे ही शक्ल के। सिमिलरली उसका रिवर्स केस है। तो बस ये आपके क्वेश्चन थे डे 18 के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लॉजिक जो है वो समझ आया होगा।
आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। आपसे मैं कल मिलता हूँ डे 19 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।